तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। आप मुझे जरा बताइए, क्या मैंने आपके साथ प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर करा था? ओके, थैंकफुली। मुझे लगा मैंने नहीं करा और उसमें टाइम बीत जाता। नो नो नो, आई एम नॉट टॉक। प्रोविजन एंड रिजर्व जो चैप्टर था, वो सुनो मेरी बात को। वो हमने क्या किया था, यू जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, पिछला दिख जाएगा आपको उसके अंदर। नहीं करा होगा तो आई विल टेक इट अगेन, दैट विल नॉट बी एन इशू। बहुत छोटा सा 20 मिनट का टॉपिक होता है वो। डेप्रिसिएशन के बाद वाला चैप्टर है वो, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। थ्योरी है, बिल्कुल प्योरली थ्योरी है। जिसमें नहीं, जिसमें हमने बात करी थी सीक्रेट रिजर्व्स की बात करी थी। क्या? हाँ, या मुझे लगता है उस दिन बच्चे कम आए थे, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा शायद। एनीवे फाइन, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, दिख जाएगा। नहीं दिखेगा, विल डू इट अगेन, दैट विल नॉट बी एन मेजर इशू। ये चैप्टर जो आने वाला है, और इसके बाद जो ये मतलब समझ लीजिए आपकी जो अकाउंटिंग है, फ्यूचर की अकाउंटिंग है, जहां भी आप जाएंगे उस पर ये बेस बनकर आता है। आप बीबीए कर लें, आप एमबीए कर लें आईएम में जाके, या कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स आता है। विदाउट एडजस्टमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का बेस बनता है। तो यहाँ से हम अपनी क्लास 12 की तैयारी शुरू कर रहे हैं अच्छे ढंग से। डिप्रिसिएशन में हो रहा था, बट डिप्रिसिएशन में नन्ना मुन्ना सा पार्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक छोटा सा एडजस्टमेंट बोल के। ये तो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसमें कि पूरी की पूरी, पूरा का पूरा बेस, पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो 35 मार्क्स की होती है 12th में, वो उस पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ से हमारी बेस बिल्डिंग शुरू हो रही है। ठीक है। आप देखेंगे कि आपको जब स्कूल में चैप्टर कराएंगे तो बताएंगे कि फॉर्मेट इस तरह से होता है, ये फॉर्मेट के अंदर कंपोनेंट याद कर लीजिए, लेकिन मेरे पास याद करना जैसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ समझना है। और उसके बाद आपका, और मैं देखिए, मैं आप बोलो ना कि 12th की तैयारी में अभी से शुरू करा रहा हूँ। जो तरीका मैं क्वेश्चन करने का सिखाऊंगा आपको, अगर मैं डॉट बोलूं तो डॉट लगाना, कॉमा बोलूं तो कॉमा, डैश बोलूं तो डैश, फॉर्मेट जैसा जिस तरह से बोलूं वैसे करते चले जाना। मैं आपके क्वेश्चन करने के मेथड को मैकेनिकल बना दूंगा, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ेगा। and that will happen with practice. Those who have not done depreciation, request them, order them, instruct them and guiding them कि भैया प्रैक्टिस कर लीजिए। बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होने वाला। मैं कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा लूं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल नॉट सक्सीड, और योर बेस इज गोइंग टू बी स्पॉइल। वो मैं नहीं चाहता। रेगुलरिटी रखिएगा, इसमें किसी भी क्लास की कोई छुट्टी नहीं करेंगे। अगर आपने एक क्लास मिस कर दी इस चैप्टर की, तो फिर अगली क्लास आपके लिए बहुत भारी हो जाएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और चैप्टर फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये भी और अगले वाला भी। ये अच्छे से नहीं होगा तो अगले वाला और अच्छे से नहीं होने वाला आपका। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो यू विल एंजॉय द नेक्स्ट चैप्टर। आपके क्लास ग्रुप पे मैंने 2 डॉक्यूमेंट दिए हैं। नहीं, आई एम जस्ट डायरेक्टिंग देम। आपके क्लास ग्रुप पे मैंने 2 डॉक्यूमेंट डाले हैं। एक तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला, ये वाला, और एक मैंने शीट डाली है ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने कौन कौन सी चीजें डाली हैं। जस्ट वेट। क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ अभी? यू कैन सी दिस हियर, ये वाला डॉक्यूमेंट। इज इट विजिबल? बोलिए। यस सर। ये डॉक्यूमेंट आपके पास, ये वाला, ये मैंने आपको ऑनलाइन में भेजा है, और जो ऑफलाइन मेरे पास है उनको मैंने हार्ड कॉपी दे दी है। ठीक है। और इसके अलावा देयर इज वन मोर डॉक्यूमेंट, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वो भी आपके क्लास ग्रुप पे डाला है मैंने। जस्ट होल्ड करिएगा। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट, नहीं उसकी भी हार्ड कॉपी दूंगा अगली बार, टाइम नहीं मिल पाया था, नहीं निकाल पाया। ये देखिए, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट हियर? अरे बाकी लोग बताइए, ऑनलाइन यस वाले, सर। ऑफलाइन यस वाले। सर। ये नहीं है, ये नहीं है, वो दूसरा आपके 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 उस पे है, मोबाइल फोन पे होगा। व्हेन यू विल कम नेक्स्ट टाइम, आई विल गिव यू हार्ड कॉपी एज वेल। 2 डॉक्यूमेंट आपके क्लास ग्रुप में, दोनों को हम यूज करेंगे। ठीक है। एक ये और एक दूसरा है। हाँ, एक इसमें है। अभी तो हमें यही वाला देखना है जो आपको दे रखा है। उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी, बहुत बाद में, पता शायद अगली क्लास में पड़े उसकी जरूरत। ठीक है। चलिए, नोट्स को देखना बंद करेंगे। आइए जरा समझते हैं कि एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ा था ना अकाउंटिंग का प्रोसेस? जब हम सब कुछ कर लेते हैं, उसका फाइनल रिजल्ट जो निकलता है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। इन केस ऑफ क्लास 11th, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ सोल प्रोप्राइटर्स का। जब आप 12th में चले जाएंगे तब आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ किसका?
पार्टनरशिप का, और फिर पढ़ेंगे आप कंपनी का, और उसका एनालिसिस भी पढ़ेंगे। तो 3 किताबें हमारे पास, एक है पार्टनरशिप, दूसरी आपके पास है कंपनी अकाउंट्स, और तीसरी आपके पास है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तीनों किताबें अच्छी खासी बल्कि हैं। सो नहीं देखो, ये हम टीएस ग्रेवाल ये लेके चल रहे हैं, हम पार्टनरशिप बोलते हैं इसको, पूरी पार्टनरशिप। ये पूरी की पूरी बुक जो है, ये जो 2 चैप्टर पढ़ेंगे उस पर डिपेंडेंट है। हाँ नहीं, अरे एनसीईआरटी पे लेके चलते हैं 12th में। ये दूसरी बुक है जिसे कहते हैं कंपनी अकाउंट्स, ये पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है। और ये तीसरी बुक है आपके पास क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुल मिलाकर आपके 12th के सिलेबस में ये 3 किताबें, ये आपका सिलेबस। आपको तीनों पढ़ना है? नहीं, तीनों कैरी नहीं करनी पड़ेंगी। मतलब आइए, तो अब जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम एडजस्टमेंट मालूम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट 12th 11th क्लास में बोला था आपसे। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और इसका अगला चैप्टर जो होगा वो एडजस्टमेंट, इस चैप्टर में हम बनाना सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो सब हम बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन योर स्कूल्स। और एक और रिक्वेस्ट थी मेरी सभी से कि भाई अगर किसी के स्कूल में कोई 12th का चैप्टर आया तो मुझे टाइमली बता दें, ताकि मैं उसको लेके चलूं। आइए देखते हैं, अपने नोट्स को खोल लीजिए सभी के पास। इज इट देयर विद एवरीवन? हार्ड कॉपी सभी के पास है, और ऑनलाइन वाले अपनी सॉफ्ट कॉपी को देख लेंगे, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास 2 तरह के होते हैं अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। पहला जो हमारे पास होता है उसे कहते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो कंपनी के लिए यूज होता है। पार्टनरशिप के लिए आप, या सॉरी, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आप यूज करते हैं टर्म इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शब्द इसके लिए यूज करते हैं। और फिर हम यूज करते हैं, पहले पेज पे हमें देखिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट, जो हमें बताता है पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बताता है। तो एक डॉक्यूमेंट जो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, विच डॉक्यूमेंट जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पहला इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में सब कुछ है। इनकम स्टेटमेंट जो है ये हमें क्या बताता है? इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है प्रॉफिट या लॉस। दूसरा होता है हमारे पास क्या, पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं क्या, बैलेंस शीट। या छोड़ दीजिए, तुम इसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये हमें बताता है क्या, फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ठीक है? ये दो तरह के हमारे पास डॉक्यूमेंट है, 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाए, कैसे बैलेंस शीट बनाए, कौन सा आइटम डेबिट में, कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में, कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रेडिंग के अंदर, कैसे पता चलेंगे प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम जाएंगे। तो द अदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच आई एम गोइंग टू गेट अ प्रिंट आउट इन द नेक्स्ट क्लास, उसमें आपको और डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है? यहाँ देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कंपनी में, कंपनी के केस में अगर हम बोल रहे हैं, या फिर मैं बोलूं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में, या मैं बोलूं इन जनरल में, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि करीब करीब 20 साल पहले सिलेबस में होता था, अब नहीं है। दैट इज नॉट इन सिलेबस। इनकम स्टेटमेंट है जिसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बताते हैं, ये वाला। पोजीशन स्टेटमेंट है जिसे बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड शेड्यूल्स एंड नोट्स ऑफ फॉलोइंग द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, मतलब इसके नीचे एक इन्फॉर्मेशन और होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है कि भाई एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, मेथड कौन सा लगाया है, कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होती है बतानी, क्योंकि हम लोग क्या बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं किसमें, मटेरियलिटी, है ना, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फुल डिस्क्लोजर पे बिलीव करते हैं, ये चीजें लेके चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलना है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलना है आपको। थ्योरेटिकल चीज है। पॉइंट नंबर कौन सा, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखते हुए चलेंगे, इससे आपकी सारी की सारी थ्योरी जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो कवर होंगे। बेटा अगर पिछला कुछ नहीं आता तो इसको साथ साथ लेके चलेंगे। और इसके आपके एग्जाम में बिलीव मी, ये क्वेश्चन 15 नंबर का आता है पूरा एक, अगर देखा जाए तो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 15 नंबर आपकी झोली में टपाक से गिरते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, 6 मार्क्स का है, बिल्कुल है। तो क्या होगा कि तुम्हारे टीचर आपको 11th वाले पेपर में 6 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे।
लेकिन इट इज एन इंटरनल चॉइस। वो जो 12th का जो मार्किंग है वो 11th में एप्लीकेबल नहीं है। इवन इफ इन अवर स्कूल्स हम भी जो बनाते हैं पेपर, उनमें क्या होता है कि हमने भी कोशिश करी कि 12th में तो बोर्ड का पैटर्न फॉलो करें, लेकिन 11th में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स है उसे देना, तो उसमें कम से कम 10 नंबर की वेटेज तो रखेंगे या 12 नंबर की वेटेज रखेंगे उसकी। तो नाइस, यू विल गेट दिस क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। लेकिन होना क्या है, चाहे वो मेरा स्कूल 12 नंबर में पूछे, आपका स्कूल 6 नंबर में वही क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना। हाँ, तो यू आर एट डिसएडवांटेज नाउ। इसीलिए आपको स्पीड से और एक्यूरेसी से करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंसेस को कहते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट टू द पॉइंट आगे चल रहे हैं। हमने आपको बचपन में पढ़ाया था, बचपन मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सिलेबस, जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने बोले थे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, परचेज गुड्स। अब ये बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है? परचेज गुड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट परचेज मशीनरी व्हाट इज दिस? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, व्हाइट वॉश ऑफ अ सिनेमा हॉल, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट इंस्टॉलिंग 20 मोर सीट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ रहे हैं बात को? तो वो खर्चा जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी में परमानेंट इंक्रीज हो उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो आपकी सिर्फ सेल्स को 1 साल की इंक्रीज करे उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ज्यादा गुड्स खरीदेंगे, ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे। अच्छा सुनो, ऐसे एक्सपेंडिचर जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, जिनके बेनिफिट एक्सटेंड हो जाती है एक से ज्यादा फाइनेंशियल नेचर में ईयर में, उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाला याद आ रहा है कुछ बचपन वाला पार्ट? ठीक है जी। नहीं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस तो रेवेन्यू, प्रीपेड एक्सपेंस तो एसेट्स बन जाती है ना, एक्सपेंस थोड़ी कहलाते हो। दैट इज बेसिकली एन एसेट। गॉट इट? इसके बाद तो अभी जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में। इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, समझना। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट विल लीड्स टू यू दैट विल लीड टू यू टू व्हाट? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बन जाएंगे किसका पार्ट? बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएंगे। भाई मैंने मशीनरी खरीद ली, वो मेरे प्रॉफिट लॉस में थोड़ी जाएगी, उसे हम कहाँ डालेंगे? एसेट्स में शो करेंगे, हाँ बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, सेल्स, पैसा आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। लेकिन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, दिस इज व्हाट? कैपिटल रिसिप्ट। तो हम समझेंगे डिफरेंस रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का, उसके हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। बार बार थोड़ी होंगे, क्या हर साल मशीनें खरीदेंगे आप? लेकिन अगर आप मशीन डीलर हैं तो मशीन खरीदना आपके लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज हुई ना आपके लिए वो तो, याद है परचेज बुक सेल्स बुक पढ़ा था। आप डीलर थे किसके? स्टेशनरी के। और खरीदते क्या थे आप? मशीन। आप खरीदते थे कंप्यूटर, तो दैट वाज व्हाट? कैपिटल। उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते थे। विधि ध्यान देंगे उधर, विधि 1 विधि 2, विधि 1 विधि 2। ठीक है, हाँ। अच्छा सुनो ध्यान से। The benefit of which derived more than a year is called capital expenditure. It includes amount spent or liabilities incurred to acquire, to improve any fixed assets, या कोई legal time, या first time expenses incurred to make fixed assets workable, purchase of machinery, building, furniture, expenses incurred to acquire patent, trademark, etc. Capital expenditure include for making an asset ready to use, like installation expenses, carriage, first time expenses incurred on second hand fixed assets for making it ready to use. याद है हमने depreciation में आपको बताया था acquisition cost, तो वो खर्चे, इंस्टॉलेशन के खर्चे, उसने हमें एल्यूमिनियम का प्लेटफॉर्म लगाया था, उस पर वायरिंग दी थी, मतलब मशीन को, एसेट्स को वर्केबल बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आपके किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, दिस इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेड वेजेस सिंपल है तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अच्छा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये एसेट साइड क्या चीज होती है इसका मैं ब्रीफ आपको बता रहा हूँ।
बैलेंस शीट जो हमारी होती है ना बिल्कुल ऐसे बनती है, दिस इज बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट में बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। ये बैलेंस शीट इस तरह से, ऐसे जैसे हमारा अकाउंट होता है ना, एक ऐसे ऐसे अकाउंट देखा होगा, अकाउंट ऐसे बनता है, ये रुपीज, डेबिट क्रेडिट नहीं। यहाँ बोलते हैं हम लोग क्या, लायबिलिटीज, यहाँ बोलते हैं हम लोग क्या, एसेट्स। तो जब मैं बोलूंगा बैलेंस शीट की एसेट साइड, देन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट साइड ऑफ दिस अकाउंट, दिस बैलेंस शीट। जब मैं बोलूंगा लायबिलिटी साइड, तो ये वाली साइड की हम बात करेंगे। अगर फोन नीचे रख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। प्रेजेंट तो सभी लोग आते ही प्रेजेंट लिख लिया करो क्लास के अंदर, ताकि पेरेंट्स को पता चले आप, हाँ लिखा करो, ताकि आपके पेरेंट्स को पता चले आप क्लास में किस टाइम पे एंटर करते हैं। ये नहीं कि सड़क पे प्रेजेंट लिख दे। एज सुन एज यू एंटर इन द क्लास, देन यू हैव टू मार्क योरसेल्फ प्रेजेंट। ठीक है जी। तो हमने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरफ दिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड इस तरफ दिखेंगे। ये बैलेंस शीट कैसे होती है अगर आप देखेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दिखेगा, जरा देखिएगा, उस पर भी आएंगे हम लोग। पेज नंबर 8 पे चले आइए, पेज नंबर 8 पे देखिए, पेज नंबर 8 आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख जाएगा वहां पर। कैन यू सी दिस ऑनलाइन वालों? यस यस सर। सर। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर, यू विल सी द बैलेंस शीट हियर। ये दिख रही होगी आपको बैलेंस शीट, दिख रहा है बैलेंस शीट यहाँ पर, ऐसी ऊपर दिख रही है बैलेंस शीट। हाँ जी। बैलेंस शीट को दो तरह से बनाया गया यहाँ पर, वो उसका रीजन बताऊंगा क्यों बनाया गया, दिस इज देयर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाना है, उसे कहाँ दिखाना है आपने, बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये वो एक्सपेंडिचर जो होते हैं रिकरिंग और रूटीन नेचर के होते हैं, मतलब ये बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली कंटिन्यू करने के लिए हम पे करते हैं। ठीक है, मतलब revenue expenses which help a business to maintain its activities, operating activities, operational activities, उनको हम revenue expenditure, डे टू डे के खर्चे हमारे। ठीक है, जैसे हमने रेंट दे दिया, सैलरी कर दिया, रिपेयर कर दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर दिया, इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोला जाता है। मतलब वो खर्चे जो सीधे सीधे आपकी किससे रिलेटेड हैं, आपके प्रोडक्शन से, आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उस कैटेगरी के एक्सपेंसेस हम लोग। अच्छा, जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो दो तरह के बेसिकली होते हैं, एक को हम डायरेक्ट बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट बोलते हैं। जो दूसरी शीट में आपको दूंगा अगली क्लास में, उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिटेल एलोबोरेशन है, और एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि कहीं कोई डाउट ही ना रहे आपके मन में। हाँ जी बेटा, हाँ वहां तो जाता है ना, लेकिन क्यों जाता है, कौन कौन से आइटम ऐसे जिन्हें डायरेक्ट मानेंगे, कौन से इनडायरेक्ट मानेंगे, उसकी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है कि वो लिस्ट आपको जब आप सीए तक कर रहे हो ना तब तक काम आ जाएगी। मतलब एवरी आइटम इज इंक्लूडेड इन दैट, ये उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, इनका बेनिफिट जनरली हमें एक फाइनेंशियल ईयर तक मिलता है, और उसका बेनिफिट अगर बियॉन्ड वन फाइनेंशियल ईयर चला जाए तो उन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आपकी एसेट्स खरीदने से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और उसका बेनिफिट एक फाइनेंशियल ईयर नहीं, 10, 5, 12, 15, देखा होगा ना डिप्रिसिएशन में 10 साल आपने एस्टिमेटेड लाइफ लिए, वहां तक चला जाता है, वैसा करके बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो नीचे आ गया, एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू इन नेचर but the heavy amount spent or the benefit likely to be derived over a number of years is called deferred revenue expenditure. Heavy expenses on advertising, launching a new product, hence it is what capitalized like any fixed assets. तो मैंने उस समय समझाया था आपको कि भाई शाहिद खरगोश कपूर को आपने 4 करोड़ रुपए दिया 4 साल तक नाचने के लिए, तो जब एक साल खत्म हो गया तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, और बाकी के 3 करोड़ रुपए कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में चले जाएंगे। फिर अगला साल आ गया, फिर 1 करोड़ कहाँ चला गया, प्रॉफिट लॉस में चला गया, और 2 करोड़ कहाँ रह गए, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिर अगला साल आ गया, फिर 1 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, प्रॉफिट लॉस में 1 करोड़, क्योंकि 4 करोड़ दिए थे ना हमने 4 साल के लिए, इसलिए। हाँ वो तो इसलिए तो एडजस्टमेंट आती है फिर कि भाई सेल 1/4 ऑफ द सैलरी इज एडवांस, लेकिन वो सैलरी वैलरी एडवांस सैलरी वो डेफर्ड रेवेन्यू नहीं होता है, वो तो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा करते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। दिस इज नॉट एसेट्स, दिस इज बेसिकली लॉस। उस लॉस को हम कवर अप करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ना एक दिन, बैलेंस शीट में जो लॉस होता है, देखिए यहाँ देखिए इस तरफ आपको मैं बताता हूँ कि लॉस को कैसे, सपोज ये लायबिलिटी साइड है, ठीक है, यहाँ कैपिटल होती है, कैपिटल ऐसे करके, आपको मालूम है कि अगर प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ इसके अंदर जोड़ेंगे ना कैपिटल के अंदर प्रॉफिट। हु हु इज एलिजिबल टू गेट प्रॉफिट, ओनर, ओनर को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल, यहाँ जुड़ जाएगा। करेक्ट, नाउ सिमिलरली इफ देयर इज अ लॉस, हमने माइनस कर दिया, लॉस कैपिटल से माइनस होगा ना, ऐसे करके
अब हमारे पास एक अप्रोच है कि लॉस अगर मैं यहां ना रख के इसको उठा के इस तरफ ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना पॉजिटिव। ठीक है, लॉस जो इस तरफ है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में कोई आइटम नेगेटिव है, अगर मैं उसकी साइड बदलूंगा तो कहां चला जाएगा, एसेट्स में, और क्या बन जाएगा वो आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये लॉस है ना, यहां से हटकर क्या इधर आ जाता है लॉस, और यहाँ लिखा रहता है। अब मुझे बताइए क्या आपकी एसेट है ये लॉस, सो इट इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। हाँ, अकाउंटिंग के अंदर कर सकते हैं ना हम। अच्छा बेटा एक बात बता मुझे, सुन सुन, ये डेटर होता था और प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ, बोलिए, ये मशीनरी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं होता। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी का आइटम ना, उठा के यहाँ भेजूंगा तो माइनस होके दिखेगा ना, तो प्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आपके लॉसेस होते हैं बड़े हैवी नेचर वाले, उसे आप मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर कैरी करके चलते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। वो लॉसेस जो उस साल राइट ऑफ नहीं हुए, कैपिटल से माइनस नहीं हुए, उसको आप कहां लेके चले गए, एसेट्स में, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसी तरह का लॉस है। भाई शाहिद कपूर को 4 करोड़ रुपए दिया और बोला तू 4 साल तक हमारे लिए नाचेगा, वो 1 साल नाच गया, तो वो तो आपके लिए एक्सपेंस बन गया ना, रेवेन्यू एक्सपेंस बन गया, प्रॉफिट लॉस में चला गया। तो बाकी के 3 करोड़ बच गए, हमें ध्यान से सुनिए, वो कहाँ जाएगा, एसेट्स में। हाँ, लॉस की तरह तो है, लॉस ही तो है, लॉस की तरह तो क्यों दिखाएं, प्रॉफिट क्यों दिखाएंगे, प्रॉफिट तो सीधा जुड़ जाता है उसके अंदर, प्रॉफिट को माइनस करके क्यों दिखाऊंगा मैं वहां पर। हाँ, क्योंकि दैट इज एन एक्सपेंडिचर टू जनरेट रेवेन्यू इन दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा सा। सर वो लॉस इसलिए है क्योंकि उसका बेनिफिट आगे वाले सालों में होगा। नहीं बेटा, लॉस नहीं है वो आपका एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू था, जिसको आप 1 साल में देखो, मैंने शाहिद कपूर को 4 साल के लिए हायर किया, तो आइडियली जो 4 करोड़ है वो 4 साल में मुझे शो करने हैं ना। हाँ या ना बता पहले, जो भी बोल रहे हैं बच्चा, हाँ या ना। हाँ हाँ। एक्रूवल प्रिंसिपल कहता है कि जिस दिन हो उस दिन लिख दो, तो आज मेरे 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो मैं एक्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से तो उसे लिखूंगा ना, इस साल लिख लिया मैंने। ठीक है, लेकिन क्या उसका 4 करोड़ का बेनिफिट इसी साल मिल रहा है मुझे, उसका बेनिफिट तो आने वाले 3 4 साल तक मिलेगा मुझे। तो हम्म। बेटा समझ, तो जो 1 करोड़ है उसको मैं इस साल में डाल देता हूँ, अपने एक्सपेंस में मान लेता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंस मान लेता हूँ, और जो 3 करोड़ बचे हुए हैं वो एसेट्स में डाल देता हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर। अब अगला साल जब आएगा, अगला साल जब आएगा, तो फिर से 1 करोड़ उठाऊंगा 3 में से, कहाँ डाल दूंगा, प्रॉफिट लॉस, और वहां रह जाएगा 2 करोड़ रुपए। उससे अगला साल आएगा, फिर 1 करोड़ उठाऊंगा, कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट लॉस, और वो बचा रहेगा कहाँ पर, कहाँ, एसेट साइड में। बैलेंस और शीट। जो जब चौथा साल खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर आपको नया, फिर आप बंदे को दोबारा हायर करिए, ऐसे। अच्छा सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या फर्क है, आओ समझाता हूं मैं आपको। शाहिद कपूर को बोला आपने कि भाई 4 साल के लिए तो हमारे लिए साइन करेगा, 4 साल, ये हर हर साल दिसंबर में तुझे हमें 7 दिन के टाइम देने पड़ेंगे, बोल चल। हाँ वो ठीक है, वो तो बेटा एक्सपेंस और डेफर्ड में हो गया ना। मैं बोल रहा हूँ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट्स में दिखता है और डेफर्ड रेवेन्यू भी एसेट्स में दिखता है, दोनों में क्या फर्क है। तुमने, जैसे राघव है, राघव ने क्या करा, राघव को एक फर्नीचर बनाना था। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसमें भी पैसे पहले जा रहे हैं, दोनों में पैसे पहले जा रहे हैं क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। नहीं नहीं, राघव ने राघव ने क्या किया कि राघव के यहाँ एक वर्कर काम करता है, उसका बच्चा जो है ना फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहता था। उसने बोला कि सर मेरा बेटा फॉरेन स्टडी के लिए जा रहा है, आप मुझे मेरी सैलरी में 2 साल की एडवांस दे दो, 3 साल की। हमने कहा भाई इतने तो पैसे तेरे पे डिपेंड नहीं। कह रहा मैं सर आपके यहाँ काम कर लूंगा, मुझे कोई चाहिए नहीं, पैसा चाहिए, आप मुझे 3 साल की सैलरी मुझे दे दो। राघव बड़े दिल का बंदा, उसने कहा अकाउंटेंट को बोला बना इसका हिसाब, ठीक है, और 3 साल की सैलरी से एडवांस दे दी। ठीक है, अब अगर बंदा 1 साल के बाद छोड़ के जाना चाहिए इससे, और उससे बॉन्ड बॉन्ड वगैरह सब साइन करा लिए, अगर वो छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, राघव तो रिकवरी करेगा ना उससे 2 साल की, मतलब अमाउंट रिकवरेबल होता है। ठीक है, शाहिद खरगोश कपूर 4 करोड़ रुपए ले गया आपसे, आने वाले 4 साल तक आपके लिए नाचेगा गाएगा वो, दिसंबर के महीने में 7 दिन के लिए। अब आप उसको बोलते हो भाई देख शाहिद, मेरी तो फैक्ट्री बंद हो रही है, मेरा 3 करोड़ वापस कर, वो देगा आपको 3 करोड़ वापस।
कहेगा भाई मैं तो डेट्स दे चुका हूँ तुम्हें, तुम अगर पहली बात ही तो मैं मुझे मुझे मैंने उसको XYZ प्रोड्यूसर को दिसंबर की डेट दे दी थी, वो आपको पैसा रिकवरेबल है क्या? अमाउंट रिकवरेबल नहीं है, बिल्कुल रिकवरेबल नहीं है। आप बोलते हो, और शाहिद खबर को शाहिद कहता है कि खुदा ना खास्ता मान लो शाहिद गायब हो गया, मतलब चला गया ईश्वर के पास, तब रिकवरी कैसे करोगे? बिल्कुल रिकवरी नहीं है। कहाँ रिकवर होगा? इट इज गॉन, बेडेड हो गए आपके वो। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन होगा तो दैट, तुम्हें मालूम है ये जो फिल्म स्टार होते हैं ना, ये अगर एक बार डेट्स दे दें तो चाहे गर्दन में भाला ना चुभ जाए तब भी वो शूटिंग पे जाते हैं, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन बड़ी सख्त होती है। नहीं सर करते। उनके घर वालों से नहीं मांग सकते? नहीं, घर वालों से नहीं मांगते पैसा, ऐसे नहीं। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ना, वो बेटे बेटे से रिकवर हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, शाहिद खरगोश कपूर का टेंगला सा बच्चा है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या काम आएगा बता? वो मीरा राजपूत कहती है आपसे, शाहिद की वाइफ कहती है कि ऐसा है कि शाहिद तो नहीं रहे, ये बच्चे को शूटिंग में ले जाओ, तो बताओ कोई पर्पस सॉल्व होगा उसका? मीरा कहती है मैं कर लेती हूँ आपके लिए एंडोर्समेंट। कौन है भाई तू, क्यों करेगी तू एंडोर्समेंट? शाहिद के तो थोबड़े को लिया था ना हमने। हाँ, बिल्कुल रिकवरी करेंगे, उसके जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं उनसे रिकवरी करेंगे, उसके पुत्र से भी रिकवरी करेंगे। हाँ, यहाँ शाहिद के बेटे से थोड़ी रिकवरी कर पाओगे आप। हाँ हाँ, उसका तभी तो बोल रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकवरेबल होता है भाई। अरे बेटा उसकी उसकी वाइफ कहती है पैसा मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग कर लेती हूँ, तुम्हारा पर्पस सॉल्व होगा? नहीं होगा ना। हाँ, हाँ क्या बोली? नॉट एट ऑल। कैसे? उसकी फैमिली तो बोलती है पैसा नहीं है हमारे पास, हमें ले लो शूटिंग में, तुम्हारा पर्पस सॉल्व होगा क्या? आर दे डिनाइंग, आर दे डिनाइंग टू कम ऑन कैमरा? आर दे डिनाइंग फॉर शूट यू? नहीं बेटा, उसने बॉन्ड वॉन्ड साइन करवा रखे होते हैं, सारे सारे कागज वागज साइन करवा रखे होते हैं, इन केस ऑफ योर डेथ फ्रॉम हुम आई विल रिकवर, और वो साइन करके देता है, बिल्कुल होता है। बेटा समझो, फिल्म स्टार फिल्म स्टार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर गया शूटिंग के लिए कि मैं आपको 7 दिन अक्टूबर की 9 नवंबर की 7 दिन नवंबर के महीना दे रहा हूं। अब वो एक्टर मर गया, अब कैसे रिकॉर्ड किस, एक बात बताओ, तुम वो उसकी फैमिली कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं, हम शूटिंग कर लेंगे आप आपके लिए 8 दिन की, विल इट सर्व योर पर्पज? नहीं। तो वो भी लिख देते हैं, अगर समझदार प्रोड्यूसर लिख देते हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाए तो हम पैसा किससे रिकवर, लेकिन फिर भी क्या होता है, सिंपत्ति विम्पत्ति बहुत सारी चीजें होती हैं। एनीवे, अगर उसने साइन कर दिया कि इन केस ऑफ योर डेथ फ्रॉम हुम आई वी विल रिकवर एडवांस, तो उसके बाद रिकवरी हो जाएगी। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रिकवरेबल नहीं होता है, प्रीपेड रिकवरेबल होता है। क्या कहते हैं बोलो? तुम रुक जाओ अभी, तुम बताओ क्या दिक्कत है? बस ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपने दे दिए, आपने सैलरी दे दी बंदे को, तो वो तो आपके लिए काम करेगा आगे, और अगर नहीं काम करे तो पैसा वापस करेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, शाहिद कपूर को 4 करोड़ दे दिया, अब अगर आपको वो काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करता और एग्जिस्ट करता है तो वो आपको पैसा वापस करेगा, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी फैमिली को प्रीपेड एक्सपेंस सैलरी दे दी थी एडवांस में, और वो बंदा नहीं रहता, जीवित नहीं रहता, तो उसका परिवार उस एडवांस पैसे को आपको वापस करेगा। लेकिन इस केस में, हाँ डेफर्ड में, वो रिकवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप उस एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं जिसने एडवांस सैलरी ले रखी है, तो निकालने के टाइम भी आप उससे रिकवरी करो ना, देखो भाई तुझे तो टर्मिनेट कर रहे हैं, पैसा वापस देके जा हमारा। क्या नहीं रिकवरी होगी तो उसका ड्यू से एडजस्ट करेंगे ना। लेकिन अगर किसी को आपने फिल्म स्टार को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है और तुम बोले कि नहीं भाई हमें तेरी सर्विसेज नहीं चाहिए, तो रिकवरी थोड़ी हो, कर तुम पागल हो, तुम्हारे चक्कर में तो मैंने 3 प्रोड्यूसर को ठुकरा दिया था, उनको डेट दी थी, वापस नहीं मिलता कुछ भी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकवरेबल होते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकवरेबल नहीं होते हैं फ्यूचर में। वरना तुम्हारी बहुत बुरी आदत है कि तुम फोन पे, तुम्हारी क्या, सभी की बुरी आदत है। व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? प्रीपेड में रिकवर नहीं हो पाता है, अब सुन लिया आप लोगों ने, और डेफर्ड में रिकवर हो जाता है। एग्जैक्टली उल्टा।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को मिस मत करिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया। जितना पार्ट आपका यूज हो गया उससे प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे, बाकी को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देंगे। डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन इस पर बनेगा। सॉरी, अभी नहीं हो पाएगा कुछ भी। इट इज देयर टाइम, मैंने कहा था आपसे। हाँ, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंपॉर्टेंट लगा देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है रनिंग द बिजनेस। डिफरेंस लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, समझ लीजिए बेटा। समझना, जब भी आपके एग्जाम में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ उसे लिखना ही लिखना है। गॉट इट। कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है आपका उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। नीचे पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर तक चला जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिलता है। रिकॉर्डिंग, इसे हम एसेट्स अकाउंट के अंदर डालते हैं, उसको हम क्या डाल देते हैं, उसे एक्सपेंस अकाउंट के अंदर डालते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट, ये एक एसेट अकाउंट है, वो एक एक्सपेंस अकाउंट है। डिपिक्शन, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के अंदर दिखाया जाता है। एग्जांपल्स, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ लैंड, फर्नीचर फिक्चर्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रेंट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस एटसेट्रा। ये आपके डिफरेंसेस आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा पॉइंट आपकी चीजों में आ जाता है कि कैसे आप डिसाइड करें कि भाई कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है। हालांकि ये बात शायद आपके स्कूल में नहीं कराएंगे आपको, बट फॉर सीनियर क्लासेस दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट, इसलिए हम लेके चलेंगे। बजाय कि लाइट के दर्शन करने के, तो मेरी बात सुन लो ध्यान से और नोट्स पे ध्यान दो। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कैटेगराइज एन एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल और रेवेन्यू। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मान लो आपकी एक्सपेंसेस जो है, मान लो सपोज सैलरी के एक्सपेंसेस मान लो आपके 1 लाख रुपया होता है महीने का, लेकिन एक महीने में आपको 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं, वो किसी एम्प्लॉय को तो खरीद के नहीं लाओगे आप, किसी न किसी एसेट्स की एक्विजिशन में लगाओगे आप खर्चा वाला, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, एम्प्लॉयज जहां बैठते हैं उस जगह को बहुत बढ़िया एयर कंडीशन बना दिया है, जिस प्लांट में वो करते हैं उस प्लांट का रेनोवेशन करा दिया, उसको बहुत शानदार बना दिया, जिससे कि उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए उनकी। वो एक्सपेंडिचर्स आपके उस तरह की। अमाउंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉर्मली लार्जर देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर अमाउंट छोटा हो तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसे कैपिटली मानेंगे। देखिए, मान लो आपने क्या कर दिया, आपकी मशीन से 2 करोड़ रुपए में उसका पार्ट लगता है 50,000 रुपए का। अब वो एक्सपेंडिचर छोटा, इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाए, क्योंकि दैट इज रिलेटिंग टू मशीनरी। लेकिन आपकी मशीन में आपने क्या कर दिया, 50,000 रुपए का स्प्रे पेंट करवा दिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेंस का पार्ट बनेगा ना वो तो। मशीन रस्टिंग खा रही थी, स्प्रे करवा दिया आपने उस पर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। एसेट्स एक्विजिशन जो होगी वो आपके लिए कैपिटल। पीरियोडिक, जनरली क्या करते हैं हम, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना उसे तुरंत से पे कर देते हैं, सीधा सीधा पे कर देते हैं। लेकिन जो हम मशीन खरीदते हैं उनकी तो पेमेंट हमारी क्या होती है, पार्ट में होती है ना, पीरियड में होती है, इंस्टॉलमेंट में जाता है। भाई आपके पेरेंट्स ने अगर घर खरीदा हो, मान लो फ्लैट खरीदा कोई, तो उसकी जो पेमेंट जाती है ईएमआई जाती है ना उसकी। तो कार खरीदते हैं हम लोग, तो वो भी क्या ईएमआई जाती है। तो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इंस्टॉलमेंट में चलते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पीरियोडिक नेचर के होते हैं। कार खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होगी, एक एसेट है, एक दिन गाड़ी चलाएगा, अगले दिन गड्ढे में डाल देगा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जिस दिन खरीदी उस दिन जितने खर्चे कर लोगे वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, एसेसरीज लगा दी, वो लगा दी, एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। भाई सड़क में शुरू में जाते हैं ना आप लोग, ये एसेसरीज वो सब उस दिन लगा दिया, वो सब क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 महीने बाद लगाओगे एसेसरीज, अलॉय व्हील लगाओ, वो नहीं, वो फिर वो रेवेन्यू कहलाते हैं, उनको नहीं मान के चलते। सोर्सेज ऑफ पेमेंट, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड आउट ऑफ द कैपिटल, वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मेड आउट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। ये आपके पास सोर्सेज ऑफ पेमेंट की बात चलते हैं। नेचर इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये डिपेंड करता है कि किसके पास किस तरह से जा रहे हैं। जैसे मान लो मेरे लिए कार खरीदना इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कार डीलर के लिए क्या है भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसके लिए तो रिसिप्ट्स है ना, है नहीं। तो किसके हाथ में उसके, अरे हम अकाउंटेंट उसके हैं या अपने हैं,
हम अपनी सोचेंगे ना, हमारे लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं कार डीलर हूँ, मैं कारें बेच रहा हूँ, मेरे लिए तो गुड्स है ना कारें। मैं कंप्यूटर डीलर हूँ, मेरे लिए कंप्यूटर लैपटॉप पीसी वगैरह जो क्या है गुड्स है मेरे लिए। ये सामने वाले के लिए, अनन्या के लिए, चतुर्वेदी के लिए क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गॉट इट। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब नीचे क्वेश्चन आ गया आपके पास, इसका आंसर नहीं देखेंगे आप। सेकेंड हैंड कार परचेज फॉर अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख, सम 10,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स ओवरऑलिंग, रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है। 25,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। अरे मैं सर अशर समझ में आ गया, नाइस। प्रिपेयर्स 5,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस, रेवेन्यू। 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 कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन कार, रेवेन्यू है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क पता। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द प्लांट ऑफ जनरल मैनेजर, जीएम के ऑफिस में एयर कंडीशन लगा दिया तो क्या है वो? ठीक है जी, करेक्ट। तो क्या था उसका आंसर? कैपिटल एयर एक्सपेंडिचर, नीचे कंडीशन। सॉल्यूशन दे रखे ना बेटा, देखो नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। हाँ जी। नंबर 2, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये क्या है भाई? कैसे रेवेन्यू? मशीनरी तुम जर्मनी से मंगा रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो, ठीक है। हरभजन सिंह ने हमर मंगवाई थी, हमर। हमर है ना, यूएस मिलिट्री व्हीकल है, लेकिन टशन में लोग इसे चलाते हैं, बहुत ऊंची होती है हमर। हमर अगर आप देखेंगे तो, हमर जिसको हम कहते हैं, क्या स्क्रीन पर दिख रहा है जो मैं, स्क्रीन विजिबल है सबको? देखो। यस सर। अरे तुम्हें पता है ना, ये अर्नब को नहीं पता ना, गजेले को। ये ये यूएस मिलिट्री व्हीकल होता हमर, उसने मंगवाया। कितनी कीमत होगी भाई बताओ उसकी जरा, ठीक है, कितनी? चल इसने 85 लाख बोला। सर ना कुछ ना ना 2-3-4 करोड़ होती है। बेटा समझ ले, उसकी ओरिजिनल कीमत कम होती है, वो कस्टम ड्यूटी व्यूटी मिला के उसकी कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% उस पर क्या ले लेते हैं, इंपोर्ट। मतलब अगर 80 लाख की गाड़ी होगी तो 80 लाख का इंपोर्ट ड्यूटी ले लेते हैं, 1 करोड़ 60 की पड़ जाती है। हरभजन भाई साहब ने क्या कर दिया, सेटिंग वेटिंग करके कस्टम ऑफिसर ने कहा, भज्जी भाई साइन कर ले, ऑटोग्राफ कर, है क्या किया था, मतलब कस्टम से सेटिंग करा के निकलवा लिया था। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा कंसेशन वेशन करा के, लेकिन भज्जी भाई साहब ने तो पूरा एग्जाम करवा लिया था, और मीडिया में खबर पहुंच गई, भाई को पूरा पैसा भरना पड़ा, वरना उसकी गाड़ी सीज कर ली थी कस्टम वालों ने, और जो ऑफिसर ने जो दी थी उसको भी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ। बिल्कुल सही है भाई। अगर आप एक बिल्कुल असेंबल प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो उस पर ड्यूटी ज्यादा है। अब आप उसको पार्ट्स पार्ट्स बनवा के, पर उसके पार्ट को जोड़ेगा कौन, किसके अंदर कॉम्पिटेंसी है ये? पता चला गलत जुड़ी है, गाड़ी ना स्टार्ट हो। एनीवे दैट्स नॉट अवर इशू। सीधी सी बात यह है कि अगर आप किसी मशीन को इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे चाहे सेम डे ना भी हो यार, तूने गाड़ी खरीद ली जनवरी के महीने में और मार्च के महीने में कस्टम ने रिलीज करी, कैपिटल ही कहलाएगा भाई। कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो, गाड़ी चलाने की पोजीशन में नहीं हो ना आप। क्या बताया था आपको, मशीनरी में जिस दिन वो यूज होती है उस दिन से उसकी डेप्रिसिएशन चालू होती है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन। अच्छा, वेजेस पेड ऑन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी, मशीनरी के, हाँ बना रहे हैं कुछ मशीन के लिए, ठीक है। 5,000 स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री, रिपेयर ऑफ 2,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस एंड ऑपरेटर मशीन। भाई रिपेयरिंग कर रहे हो फैक्ट्री की, बेटा समझ, रिपेयरिंग जो होता है रूटीन वर्क होता है, बताया था ना। अब जैसे मान लो यहाँ यहाँ इस पे वो व्हाइट वॉश खराब हो चुका है, इसकी मैं रिपेयरिंग करा दूंगा तो इस बिल्डिंग की यानी इस पर्टिकुलर बेसमेंट की कीमत 5 लाख रुपए बढ़ जाएगी क्या? नहीं है ना वो, ठीक है। और आगे चलते हैं। पेट पेट हाँ एक्सपेंड क्या लगेगा ना, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया आपने, बताओ, ठीक है जी। गॉट इट, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस, ऑनलाइन वाले? चलो जरा देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ये रेगुलर रिसिप्ट्स नहीं होती हैं, ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस को, एंड दे डोंट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। या तो वो जैसे मान लो मैं बताता हूँ क्या होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आपने बैंक से 50 लाख का लोन ले लिया, तो कौन सी रिसिप्ट है, और लोन ले लिया 10 साल के लिए, कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है, बट इन फेस इट इज योर नॉन करंट लायबिलिटी। तो कह रहा है क्या, इट इंक्रीजेस द लायबिलिटीज और रिड्यूसेस द फिक्स एसेट्स। आपने अपने पुराने प्लांट जो 50 लाख था उसे 40 लाख में बेच दिया, दैट इज व्हाट, पैसा तो आया ना, लेकिन एसेट्स तो कम हो गई, बोलिए नहीं, कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है।
तो या तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज होंगी, हम लोन वोन ले लेंगे किसी से, या आपके एसेट्स के अंदर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, डे टू डे के। रेवेन्यू रिसिप्ट्स सर मैं बोलूं तो सेल होती है आपकी, सेल, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आपका बिजनेस है गारमेंट का, गारमेंट बेच के आप पैसा कमाएंगे, क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लेकिन कंप्यूटर को बेचेंगे पैसा कमाएंगे, क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। हाँ ठीक है। हाँ जैसे मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूँ, मैं आई यूज टू लिव इन ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में शादरा के पास, बहुत साल पहले मैं वहां रहा करता था। तो मतलब जब हम लोग जवान ववान हुआ करते थे, तब हम लोग क्या करते थे कि एक लोकल जिम में जाया करते थे, मैं और मेरे भाई लोग, हम एक्सरसाइज करते थे शाम को टाइम, स्पेशली सर्दियों में हम रिगरस एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे। अब तो खैर सब खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, उस पे नहीं आएंगे, उस पे नहीं आएंगे, उस पे नहीं आएंगे, नो मक्खनबाजी, उस पे नहीं आएंगे। लेट्स कम टू द फैक्ट। तो जब हम जाते थे उसके पास, तो रास्ते में हमारे पास ना एक बंदा था, और तुमने देखो जिम जाने वाले लड़के जो थे, प्रोटीन जो अफोर्ड नहीं करते, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते प्रोटीन, लेकिन हम अंडे दबा के खाते थे, अंडे। तो हमारा एक फेवरेट दुकानदार था, उसकी, उसका नाम था क्या, राजू लाल अंडे वाला। अब हमें उसके बोर्ड को देख के लगता था बड़ा, हम पूछते थे भाई राजू लाल अंडे वाला या राजू लाल अंडे वाला। उसने भी दुकान पे ऐसे लिखा रहता था, ठीक है। और वो बनाता था अलग अलग तरह के आमलेट, देसी वाले, ये वाले, वो वाले, मतलब बहुत अलग अलग तरह के। मक्खन वाले अलग बनाते, मतलब हम लोग क्या करते थे, अब वी कांट अफोर्ड मक्खन वाले आमलेट, तो हम सादे वाले को बनाते थे, उबले वाले भी खा लेते थे। और वी आर रेगुलर कस्टमर टू दैट, उससे हम बातचीत करते रहते थे। वो आता था बंदा शाम को 7 बजे, अंडे खाने का आनंद आता जब अंधेरा होने लग जाए थोड़ा सा, तब। ठीक है, दोपहर में कोई अंडा खाता है, सड़क पे देखते पागल हो गया, क्या कर रहा है, अजीब सा लगता है बहुत। ठीक है। तो सर सर्दी में और मजा आता हाँ बेटा मर जाए, वही तो कहना, सर्दी की तो बात बताई मैंने। तो क्या होता था कि शाम के टाइम हम लोग करीब 9 बजे वर्कआउट कर खत्म करके जब वापस आ रहे होते थे सारे, और उसकी दुकान पे आके फिर धावा मारते थे, चलो भाई बना भी राजू, ये बना, वो बना, वो बना, रोज का हमारा काम होता था। बचा के रखते थे पैसा अपना, करते थे उस तरह से। फिर खाते खाते बात भी करते थे उससे। हमने पूछा भाई राजू क्या कमाई हो जाती थी, हम तो मतलब लौंडे लपाड़े हुआ करते थे, हम मजाक उड़ा रहे थे उसका, क्या कमाई होती थी। ऐसे देखता हमारी तरफ, हल्का सा पजामा पहना हुआ, एक टी शर्ट पहनी हुई जिस पर अंडे की छींटे उटे पड़े रहते थे उसके, इतना हाइजीन नहीं रखता वो। पहले हमारी तरफ देखता, हमने कहा यार बता दे यार क्या करता है। अरे बाबू जी 2-3 हजार रुपये रोज का कमा लेता हूँ अंडा बेच के। मैंने कहा फिर दोपहर में क्या करता है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मैं, क्या करते हो, कर बाबू जी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे भाई, आई वॉज वेरी क्यूरियस। ठीक है, वो कीड़ा कुलबुला बोला प्रॉपर्टी का काम करता है, कैसे, बता क्या करता है। कहता है जी देखो ऐसा है, हमने अंडे बेच बेच के पैसे कमाए, उससे हमने एक छोटा प्लॉट खरीद लिया, छोटे प्लॉट को 20-30 हजार के प्रॉफिट में बेच लिया। लकीली हमें थोड़ा बड़ा प्लॉट मिला, थोड़े और मेहनत करी, थोड़ा और खरीदे। मैंने अब कितने प्लॉट है, 15 प्लॉट है हमारे पास। हाँ, अब हमें शर्म आने लग गई। मैंने कहा भाई खाओ अंडे और निकलो यहाँ से। मैंने राजू लाल वाले अंडे पे अंडे फोड़े जा रहे हैं यहाँ तो अब आप बताइए मुझे। मैंने कहा फिर इनकम टैक्स वगैरह का करा क्यों नहीं भरते हैं सर, रिटर्न भरते हैं टैक्स की। तो मैंने कहा तेरे मेन इनकम क्या होती है, कह रहा मेन इनकम तो जो अंडे से दिखाते हैं, कह रहा ये है मेन इनकम हमारी। तो मैंने कहा दूसरी इनकम, कह रहा प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी इनकम हम करे, अब लोग हमें कमीशन वमीशन देते हैं, तो कहता हम कैश में लेते हैं। कर इनकम टैक्स भरता था अंडे पे वो। वरना टैक्स अथॉरिटीज पूछे भाई कहाँ से तू 15 प्लॉट लिए बैठा है, कैसे। ठीक है, और 2-3 हजार, आज से करीब करीब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब वो 2,000 रुपये रोज का कमाता था। हाँ बहुत था। तो अब समझिए, अब जरा समझते हैं इसको कि कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स किस तरह से है। अंडे बेच बेच के जो उसने कमाया वो क्या कहलाया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और प्लॉट बेच के जो कमाया क्या कहलाया, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाया। ठीक है, अंडे की इनकम पर जो वो टैक्स बेच रहा है, टैक्स दे रहा है, सुन ले भाई, उसे इनकम टैक्स बोलेंगे। ठीक है, और जो प्लॉट की इनकम पे जो देता है उसे कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे, कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं उसको। बेटा सुनो, कैपिटल रिसिप्ट्स पर आपको कैपिटल गेन होते हैं, और कैपिटल गेन पर आप कैपिटल गेन टैक्स देते हैं। हाँ, रेवेन्यू पे तो नॉर्मल टैक्स होता है। हाँ, क्या चीज, सारे, नहीं समझ में आया मुझे, आपकी क्वेश्चन क्या है। हाँ 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 हाँ, साइड बिजनेस आपके कैपिटल नेचर के होते हैं।
साइड बिजनेस कैपिटल नेचर के। मतलब मैं मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो इनकम है सैलरी से मुझे मिलती है वो वाली इनकम, और ट्यूशन की इनकम मेरी वो रेवेन्यू है, क्योंकि मैं काम तो एक ही कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, समझ में आया रेवेन्यू रिसीव्स क्या है? अच्छा सुनो, एज यू विश, मेरी सैलरी की इनकम है, मेरी सैलरी की इनकम है, और मैं प्लॉट बेचकर पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे लिए क्या कहलाएगी वो? कैपिटल रिसीव्स कहलाएगी। अरे एसेट्स बेच रहा हूं भाई मैं, मेरी रेवेन्यू रिसीव्स नहीं है, मेरी रेवेन्यू रिसीव तो सैलरी है, और मैं प्लॉट बेच के पैसा कमा रहा हूं, वो मेरे लिए कैपिटल रिसीव्स है। ठीक है, हाँ एसेट्स है ना बेटा, एसेट्स। मेरी सैलरी जो मुझे मिलती है मेरे लिए रेवेन्यू रिसीव्स है, और मैं प्लॉट बेच रहा, देखो मैं अपने घर के खर्चे करता हूँ, बिजली पानी का बिल, यहाँ कोचिंग क्लास का खर्चा वर्चा भर रहा हूँ, ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। मान लिया मैंने इस क्लास को खरीद लिया, मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया वो। ठीक है, फिर मुझे सैलरी मिलती है, रेवेन्यू रिसीव्स है। इस क्लास को बेच दिया, जो पैसा है वो क्या कहलाया? कैपिटल रिसीव्स कहलाया। तो ये राजू लाल अंडे वाला अंडे बेचता था जब ये, तो क्या कहलाता था? रेवेन्यू रिसीव्स है उसकी। लेकिन जब ये प्लॉट प्लॉट बेचता तो क्या कहलाता था? क्या? अब ये अंडे खरीदने जाता था मार्केट से, बटर खरीदता था, मिर्ची खरीदता था, और क्या कहते हैं, प्याज खरीदता था, धनिया खरीदता था, मसाले खरीदता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लेकिन गैस स्टोव खरीद लिया, रेडी खरीद ली, या प्लॉट खरीद लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। गॉट इट? इसको हम लेके चलते हैं सर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन वी मूव फर्दर नाउ? ऑनलाइन में इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ऑनलाइन वाले? Yes, sir. तो देखिए जरा, Yes, sir. हाँ, अब जो कैपिटल रिसीव्स होती है, कैपिटल रिसीव्स, जो कैपिटल रिसीव्स होती है आपकी, वो कहां दिखेगी? या तो कहां दिखेगी, वो लायबिलिटी साइड में दिखेगी, लोन फ्रॉम एसबीआई करके ऐसी दिखेगी, या मशीनरी में से माइनस होके दिखेगी। क्लियर? तो मशीन से माइनस होके दिखेगी। रेवेन्यू रिसीव्स जो होती है वो कहां जाएगी? या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो कहां प्रेजेंट करते हैं वो भी आपके सामने क्लैरिटी है। चलिए आगे चलते हैं। ये हम बेस बना रहे हैं किसका? जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने आगे। और आपको मालूम चला ना धीरे धीरे ट्रेडिंग में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। थोड़ा आगे चलते हैं। डिफरेंस, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए डिफरेंस। कैपिटल रिसिप्ट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और रिसिप्ट एज कैपिटल और लोन टेकन, ये आपके लिए क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट्स। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, ये क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है ये? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये कैपिटल रिसिप्ट्स दो बार लिख लिया, नोट्स में से ठीक कर लेंगे। ऊपर हेडिंग में ना दो बार कैपिटल रिसिप्ट्स लिख दिया है नोट्स में, पेज नंबर 4। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। डिस्क्लोजर, कैपिटल रिसिप्ट्स बैलेंस शीट में शो होता है, या तो कहां शो होगा? लायबिलिटी साइड में, या एसेट्स में से एज ए डिडक्शन शो होगा। आगे चलते हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होता है। फ्रीक्वेंसी, कैपिटल रिसिप्ट्स नॉर्मली नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के। तो वो राजू भाई साहब बोलते थे कि भाई हम महीने में एक प्लॉट या दो प्लॉट बेच लेते हैं और काम चल जाता है हमारा। अब तो अभी अभी मैं जब मैं जाता हूँ ना वहां पर, बेचता अच्छा खासा बेचता है, लेकिन अब वो बिल्डर बन चुका है। हाँ, अब वो बिल्डर बन, हाँ हाँ, अंडे तो अब मैं बताऊंगा कभी। वो ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के सामने बेचता है। बेटा एक बात बता मुझे कि इसमें हम इमोशनल नहीं हो रहे ना अब? नहीं नहीं, अरे कार वार नहीं खरीदता वो, नहीं करता वो, भाई उसकी मर्जी है ना। व्हाट ही इज डूइंग, अब वो क्या करता है कि अब वो क्या करता है, उसने क्या करना शुरू करा कि वो क्या करता है, प्लॉट लेता है, पहले तो बेच देता था ना, अब उसको कंस्ट्रक्ट करके बेचता है और ज्यादा कमाता है। दिस इज योर थॉट प्रोसेस, उसकी थॉट प्रोसेस अलग होगी। हाँ चलो ठीक है, चले 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 ठीक है, ओके। फिर डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया यार तुम्हारा। लेट्स कम टू द पॉइंट। फ्रीक्वेंसी
कैपिटल रिसीव्स क्या है भैया? नॉन कैपिटल रिसीव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती है। अच्छा, अभी भी वो अंडे तो रोज ही बेचेंगे ना वो भाई। जो बिल्डिंग करने के लिए उसने क्या कर रखे हैं? अपने छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर रख रखे हैं। सुनो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो भी होगा तो दोपहर में होगा, रात को 7 बजे के बाद होगा। तो भाई बंदा अपने दिन को यूटिलाइज करता है, रात को यूटिलाइज करता है। क्या बुराई है कि हर रोज 5,000 6,000 मिल जाए उसको? व्हाट्स लॉस इन दैट? दोपहर में वहां एंगेज रखता है, शाम को यहाँ है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि अब अपने किनारे बैठा रहता है, उसके जो चेले चपाटे थे वो बना के बेच रहे होते हैं, अपना बीड़ी सुलगा रहा होता है स्टैंडर्ड वही है? क्या कर दे? जाना है? चलो मैं लोकेशन बताऊंगा, सुनो आगे। नॉर्मल कैपिटल रिसिप्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आती हैं। कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं, क्या बोल रहे हो? अरे भाई तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लो, राजू लाल अंडे, सॉरी प्रभु तुम्हें मैंने गलती से याद कर लिया, इसे मत ध्यान दो, तुम इस पे ध्यान दो। कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो थे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में मिलती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, भैया देखो कैपिटल रिसिप्ट्स जो होगा ना, उसको बिजनेस के ओनर को आप प्रॉफिट के रूप में नहीं देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कैपिटल लॉसेस भी तो हो सकते हैं आपको, उसके लिए रस्ते माल करके रखते हैं आप। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, अपने एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बाकी बचा हुआ ऐसा एज ए प्रॉफिट के रूप में आप अपने पार्टनर को, ओनर को दे देते हैं। डिफरेंस हो गया। चलिए अब हम एक्सपेंस का वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यूज होने वाला है, उसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 4 पे आ जाइए डायरेक्ट, पेज नंबर 4 पे आ जाइए। एक्सपेंसेस की दो कैटेगरी हमारे पास है। देखिए जरा मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ इस जगह पर हमारी वो जो दूसरी वाली शीट है जो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, वो यूज होने शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे, पीछे तुम्हारे सीनियर्स बैठे हैं, जो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ वो उनको मैं हर क्लास के हर चैप्टर के शुरू शुरू में बताता हूँ। सीनियर्स ये वाला देखिए, एक्सपेंसेस कितनी बार बता चुका हूँ इसको, डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट की कैटेगरीज बताइए। हाँ, एक क्या होता है ऑपरेटिंग और क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है रेशियो एनालिसिस में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पार्टनरशिप में, वैल्यूएशन, हर जगह इस्तेमाल होता है। अब आपकी शुरुआत हो रही है, हर चौथे पांचवें कंसेप्ट में यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये सब लिख रखा है वहां पर, आपको देखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू नोट इट डाउन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। और उनके अंदर कौन कौन से आइटम कवर होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन में लेके चलूंगा। पहले बहुत न्यूमेरिकल है इसमें, पर न्यूमेरिकल के लिए बेस तो तैयार कर लें पहले। अच्छे खासे न्यूमेरिकल है इसमें, पूरे चैप्टर में करीब 22 24 25 क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन उसके लिए कंटेंट तो समझे पहले होता क्या है। ठीक है, देखिए मेरे पास दो तरीके हो सकते थे कि आपको छोटा मोटा ये बताया, क्वेश्चन उठाया और आपको बोला चलो भाई बनाना शुरू करते हैं। दूसरा, मैं चाहता हूं कि यू आर गोइंग टू बी 100% इंडिपेंडेंट, कंसेप्ट सीखें, एनालाइज करें आइटम को, कहाँ प्लेस करना है आपको। देखिए इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और बहुत फनी चैप्टर होता है। प्रॉब्लम आती है कहाँ पर, जब हमें आइटम का नेचर समझ में नहीं आता। रेवेन्यू है, कैपिटल है, रेवेन्यू होगा तो कहाँ, कैपिटल होगा तो कहाँ, वो हमें समझना जरूरी है। अरे भैया भेज तो रखिए लिस्ट। अच्छा लिस्ट है तो सही। अरे भाई ये देखो लिस्ट दिख रही है आपको, एक बच्चा बोला लिस्ट दे दो मुझे, ये लिस्ट दिख रही है आपको, देखो कैन यू सी दिस? हाँ, अरे ऑनलाइन वालों दिख रही है लिस्ट? यस सर। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ आ रहा है ऊपर? यस यस हाँ जी, सर। ठीक है। तो चलिए जरा एक बार उस लिस्ट को खोल लीजिए, अपने फोन पे खोल लीजिए, उनको खोल लीजिए आप, ग्रुप नहीं, दैट लिस्ट दैट पे। देखिए जरा, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं, जैसे मैं इन भाई साहब के एग्जांपल पे लेके चलूं, ये ऑमलेट बनाते हैं, बॉयल अंडे देते हैं, और क्या बटर वगैरह खरीदते हैं। तो इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एग को परचेज करना, बटर को परचेज, बटर क्यूब वो परचेज करना, और वो धनिया, अदरक, प्याज वगैरह वो सब, और मसाले वसाले जो स्पाइसेस होते हैं वो, और गैस सिलेंडर वो भी ठीक है। और फिर क्या करते थे, तो पेपर प्लेट होती थी, ये पेपर प्लेट, वो टिश्यू पेपर वो, ठीक है।
और ये सारे के सारे खर्चे उसके क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहलाएंगे उसके, क्योंकि इंग्रेडिएंट में यूज हो रही हैं सारी की सारी चीजें वाली। ठीक है, अब मान लो राघव अंडे खाने के लिए उसके पास गया, आमलेट उठा के राघव बोलेगा ले बड़ू पकड़, कैच करेगा क्या आमलेट? नहीं, प्लेट में इज्जत से रख के चटनी वटनी डाल के देगा उसके अंदर, मीठी चटनी खट्टी चटनी सारी की सारी बना के देते हैं वो लोग, खाते हैं लोग उसको। हाँ हाँ, अभी आई एक्सप्लेन यू। चलो, मुझे तो अभी भी मुझे वो स्वाद फिर याद आ गया, हालांकि अब मैं वेजिटेरियन हो गया लेकिन मुझे स्वाद याद आ गया उसका भी, प्रभु बचाना। ठीक है, those expenses which are incurred on purchasing of goods and converting raw material into the finished goods, उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज टैक्सेस पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स ओनली, नॉट परचेज ऑफ एसेट्स। भाई जरूरी थोड़ी कि गुड्स मटेरियल ही है, मान लो जर्मनी से आपने रॉ मटेरियल मंगा लिया, उस पर भी तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो तो एसेट्स हो गए ना यार, हम तो गुड्स खरीद रहे हैं ना। जब हमारा रॉ मटेरियल, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जिनका रॉ मटेरियल चाइना से आता है, तो वो गुड्स उस पर भी तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है उनको। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं जो अपना सामान चाइना से मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाया, यहाँ मैन्युफैक्चर करा, असेंबल करा। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बोल रहा हूँ मैं। कैरियज, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ट, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, पावर, फ्यूल, वाटर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लाइटिंग, रेंट एंड रेट्स, रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एटसेट्रा, ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट। अगली क्लास में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अरे यार तुम्हें समझाया तो था मैंने, भैया सुन सुन सुन। कैरियज मतलब उठा के ले जाने वाला, ठीक है। कार्टेज मतलब खींच के ले जाने वाला, कार्टेज मतलब सॉरी, ठीक है, किसी गाड़ी वाड़ी वगैरह में कार्टेज होता है। फ्रेट जो होता है वो आप सॉरी फ्रेट जो होता है व्हीकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। कैरियज, कार्टेज और फ्रेट सब क्या होता है, सामान को लाने ले जाने का खर्चा होता है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सारे वहां छोड़ते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम छोड़ दूंगा क्लास को। भैया वो खर्चे, वो एक्सपेंस, अच्छा बोलो बोल। अरे अबे नहीं है, प्लॉट पे डेप्रेशन होता है, डेप्रेशन चैप्टर की तूने लगा दिया ऐसे करते। अबे जमीन पे डेप्रेशन कैसे लगेगा? सुनो सुनो, अब मैं बताता हूँ, सुनो सुन ले यार। उसने क्या कर दिया, उसने फिर नीचे एक लाइन लिखी यहाँ, अरे सुनो सुनो सुनो, उसने लिखा, अंडे वाले ने लिखा नीचे, यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर बुक करे जाते हैं, ठीक है। अब शादी और पार्टी के ऑर्डर के लिए उसने एक बंदा क्लर्क बैठा दिया, वो बुकिंग करता है, पैसा लेता है, अरेंजमेंट करता है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसकी सैलरी जो होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो दो तरह के वर्कर रखता है, एक जो अंडे की रेसिपी बना के कस्टमर को डायरेक्टली खिला रहे होते हैं, एक वो बंदा जो ऑर्डर बुकिंग कर रहा होता है, वो फैसिलिटेट कर रहा था, वर्कर को भेज रहा था, उसकी सैलरी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। भाई सीधा प्रोडक्शन से कोई लेना देना है उसका? तुम उसके ठेले पे गए और अंडे का आमलेट खा के आ गए, अंडे बनाने वाले की सैलरी क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना। अब तुमने कहा बढ़िया हो गया भाई, ठीक है, अपने बर्थडे में राजू लाल अंडे वाला जिंदाबाद बुलाता हूँ उसको, लोगों को खिलाता हूँ, बुला लिया उसको। तो उसने कहा राजू राजू, अरे नहीं यार, उसने बोला क्या, उसने बोला इसको, अपने क्लर्क को बोला कि भैया इसके बाद ऑर्डर बुक करा दो। वो ऑर्डर बुक करता है, डेट कितने, मेंबर कितने, क्या चाहिए, कौन सी चाहिए, वो सब। उसको जो सैलरी दे रहा है वो क्या अभी सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, आमलेट बनाने से नहीं है ना, इनडायरेक्ट कहते हैं उसको, ऐसा कर। तो समझ लीजिए, फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट, ऑफिस के खर्चे इनडायरेक्ट। भाई आपका बिजनेस है ना, आपकी फैक्ट्री चलती है ग्रेटर नोएडा में, और सेक्टर 18 में आपका ऑफिस है, तो ऑफिस के खर्चे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के खर्चे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट। ठीक है, तो अगली क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे हम ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक और आई विल गिव यू प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। ये वाली शीट जो, ये वाली शीट, उसको पूरा पढ़ेंगे पहले आप लोग, ठीक है, पूरा पढ़ के आएंगे अगली क्लास में। नो अदर वर्क टू ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट क्लास में आप वो रेक्टिफिकेशन वेरियर के रजिस्टर लेके आएंगे, मैं देखूंगा कितने क्वेश्चन कितने कर रखे हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए।